नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के पहले दिन उत्तराखंड के रोडवेज की 100 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 100 में से 49 बसें ऑन रोड आ गई, जबकि 51 बसें जल्द ही आ जाएंगी। तो वहीं परिवहन निगम ने पहली बार निजी बसों को टक्कर देने के लिए 2 अनुबाधित स्लीपर बसों का संचालन भी शुरू कर दिया है। नए साल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय से फ्लैग ऑफ किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 10 एसी और 2 स्लीपर अनुबंधित बसों को भी जनता को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने परिवहन निगम की स्मारक अनावृत और साथ ही सड़क सुरक्षा पर अधिकारित कैलेंडर का विमोचन भी किया। सीएम ने कठिन परिस्थितियों में कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने वाले कर्मठ कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्ज ये नई बसें राज्य के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को सशक्त बनाएगी और इससे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा सुविधा मिलेगी। आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी और उन्होंने कहा कि दुर्गम और पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में एक सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था नागरिक सुविधा के साथ साथ आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। सरकार परिवहन निगम को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और अब तक 13 से अधिक नए बस अड्डों और साथ ही कार्यशालाओं का निर्माण पूरा किया जा चुका है। 14 अन्य स्थानों पर कार्य प्रगति पर है, जिसमें 4 ISBT भी शामिल है और शीघ्र ही निगम के बाड़े में इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्य सेवक सदन में आप सब आए हैं, आप सबका हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत है। और ये मेरे लिए आज बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता है मुझे कि आज हम लोग परिवहन निगम के बेड़े में 100 और बसों को सम्मिलित करने जा रहे हैं और ये शुभ अवसर भी हम लोगों को आज वर्ष 2026 के पहले दिन प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही जैसा अभी रीना जी ने बताया कि वॉल्वो बसों के कारण से जो हम लोग कुछ लोगों को जोड़ नहीं पा रहे थे, युवा वर्ग दूर जा रहा था, या जिस प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, उसको ध्यान में रखते हुए 10 एसी बसें और 2 स्लीपर बसों को भी आज जनता को समर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम लोगों ने यहाँ पर अनवरत रूप से परिवहन निगम की स्मारिका का विमोचन भी किया है। इसके साथ ही आज निगम के कुछ लोगों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में और सच में जहां आवश्यकता थी वहां उन्होंने काम किया है, जहां कम वहां हम, ऐसी जो युक्ति है उस पर अपने आप को उपयुक्त स्थान पर सदैव लगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हो रही अत्याधुनिक तकनीक से युक्त नई बसें हमारे राज्य के परिवहन तंत्र को और मजबूती देंगी और मजबूती प्रदान करेंगी और यात्रियों के लिए सुविधाजनक होंगी, क्योंकि हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार के अलग अलग वर्गों के लोग आते हैं। यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं, तीर्थयात्री भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में अपने शिक्षण के लिए भी आते हैं। हमारे काफी देश भर के बच्चे लाखों की संख्या में अनेक इंस्टीट्यूशनों में पढ़ते हैं, अनेक विद्यालयों में पढ़ते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते हैं और इन बसों से यात्रियों की यात्राएं एक तो सुरक्षित होंगी, सुविधाजनक होंगी और किफायती यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेंगी। इससे हमारी सामाजिक और आर्थिक और पर्यटन की गतिविधियों को भी एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। हमारे राज्य की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है।
हमारे राज्य में जहां एक बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, जहां ऊंचे पहाड़ हैं, वहीं गहरी घाटियां हैं, वहीं दुर्गम और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, जो परिवहन सुविधाओं के लिए परिवहन निगम के नेटवर्क पर ही निर्भर रहते हैं। कितना सारा स्थान है, आप देखिए। अगर परिवहन निगम की बसें वहां के लिए एक तरह से लाइफ लाइन का काम भी करती है, लाइफ लाइन के तरह करती है। ऐसे में एक प्रभावी परिवहन तंत्र न केवल नागरिकों की सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है, बल्कि हमारी अन्य गतिविधियां, दैनिक जीवन में होने वाली अन्य गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उन सभी को बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए हमारी सरकार का ये संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक कोने को बेहतर नेटवर्क से जोड़ा जाए, विश्वसनीय जो परिवहन सेवाएं उससे जोड़ा जाए, लोगों का भरोसा भी हमारे लिए बने। ये अत्याधुनिक बसें हमारे इस संकल्प को पूरा करने में, लोगों के विश्वास को बढ़ाने में, अन्य गतिविधियों को और तेज करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां राज्य में 13 से अधिक नए बस स्टैंडों और कार्यशालाओं का निर्माण कराया है, वहीं 14 अन्य स्थानों पर कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 4 स्थानों पर ISBT का कार्य भी निर्माणाधीन है। इतना ही नहीं, हम शीघ्र ही अपनी बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को भी सम्मिलित करने जा रहे हैं। और मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारी परिवहन निगम की बसों में GPS सिस्टम, CCTV कैमरे, इमरजेंसी बजर, टिकटिंग, फ्लीट मॉनिटरिंग और समयबद्ध मेंटेनेंस जैसी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं। आज परिवहन निगम के बेड़े में 100 बसें और 10 वातानुकूलित बसें और 2 वोल्वो बसों के समेत 112 कुल बसें इस बेड़े में शामिल हुई हैं। इससे और आज वर्ष 2026 का पहला दिन भी है। ये बहुत शुभ शुरुआत राज्य के परिवहन निगम के अंदर हुई है। निश्चित रूप से इससे हमारी परिवहन सेवाएं आम जन के लिए बहुत सुविधाजनक बनेंगी और हमारे यहाँ का जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, अत्यंत कठिन परिस्थितियाँ हैं और अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सभी गतिविधियाँ और आवागमन का साधन केवल परिवहन निगम ही होता है। इसलिए इसको अच्छा बनाना और इसके साथ साथ पूरे देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, 4 धाम यात्री आते हैं, अन्य धार्मिक स्थानों के लिए दर्शन करने वाले लोग आते हैं, उन सभी को भी सुविधा मिले और यहाँ के रहने वाले निवासियों को भी सुविधा मिले। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, निगम के अधिकारी हैं, चालक परिचालक हैं, इनको भी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और चूँकि निगम उनके लिए एक ऐसा माध्यम है जो उनके लिए भी रोजगार देता है, उनको भी काम देता है, तो वो निगम सभी कर्मचारियों के हितों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो वो निगम भी अच्छा चले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। पहले के समय में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से निगम अत्यधिक घाटे में चला गया। निगम काफ़ी ऐसी स्थिति में आ गया कि जहाँ से संभलना मुश्किल होता है। हमने उसको संभालने के लिए प्रयास किए हैं, सरकार की तरफ से भी और अन्य व्यवस्थाओं को भी सुधारा है, जिससे निगम धीरे धीरे अपनी आय भी बढ़ा रहा है। और तो वहीं जहां एक और राज्य सरकार द्वारा जन जन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, तो वहीं इसी कड़ी में मैंगलोर के मोहम्मदपुर जाट गांव में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके में तमाम लोगों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी। तो वहीं कुछ समस्याओं का अधिकारियों के द्वारा तत्काल समाधान कर दिया गया, तो वहीं कुछ लोग समस्याओं का निराकरण न होने पर निराश नजर आए। और इसके साथ ही कुछ लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो वहीं सरकार की योजनाओं का संबंधित अधिकारियों पर बंदरबाट करने का आरोप भी लगाया गया। तो वहीं तहसीलदार विकास अवस्थी ने जांच की बात कही है। मेरी समस्या है सर, मैं सिर्फ मेरे जॉब कार्ड बना हुआ था सर, मेरे 3500 कभी 3800 कभी 4,000 रुपए आते हैं जॉब कार्ड के। सर ये मुझे सिर्फ 200 रुपए महीना देते हैं सर, ये मुझे पूरे नहीं देते। और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं सर, मैं विधवा औरत हूँ सर, ये देते हैं मुझे प्रधान लोग, संजय पाटिल जी।
जी सर, मैं शिकायत में अभी यहीं पे करी मैंने सर, शिकायत का कोई समाधान नहीं हुआ सर। हाँ जी, गाँव नंगला सलारूम जी सत्यपाल सनोप केवल राम के नाम से एक पाइपलाइन डली ट्वेल्व पे जो डलती है, और उसके बाद में पाइपलाइन वह डली ही नहीं खेत में, तो उसके 1,98,000 रुपए के करीब निकाल लिए सन 2022 में सेक्रेटरी और प्रधान में। तो यह मेरी शिकायत थी, मैंने डीएम साहब के भी यहाँ दे रखी, मंगल दिवस में भी दी थी, तहसील दिवस में भी दी थी, रूट की 3 एप्लीकेशन दे चुका। यहाँ इन्हें कहा आज तो ये कह रहे कि ये हमारे स्तर का काम नहीं, इसमें तो सीडीओ साहब को आप बात करो। हमें काफी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जैसे विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें हैं, ट्रांसफार्मर से संबंधित शिकायतें हैं और चक्रोड के अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें हैं। तो उनमें मौके पर ही जैसे विद्युत विभाग के लोगों को बुलाया गया है और उनको कहा गया कि जैसे ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने वाली बात है तो ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने की कार्यवाही वो तत्काल यहाँ से स्टार्ट आज से ही शुरू हो जाएगी और तत्काल उस पर कार्यवाही होगी। तो वहीं नगर पालिका के अधिशासित अधिकारी की कॉल रिसीव नहीं करने का आरोप लगातार कुछ सभासद धरने पर बैठ गए हैं और नगर पालिका के कुछ सभासद बृहस्पतिवार को ईओ के कार्यालय के बाहर जमा हुए। उन्होंने यहां पर ईओ उदयवीर सिंह पर शाम 5 बजे के बाद कॉल रिसीव नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। सूचना पर पालिका अध्यक्ष पहुंची और दोनों पक्षों से बात की और मामले को समाप्त किया। ऐसे में ईओ ने बताया कि शाम 5 बजे के बाद कुछ सभासद शराब पीकर उन्हें फोन करते हैं और किसी कहासुनी से बचने के लिए वो कॉल रिसीव नहीं करते, लेकिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वो कार्यालय में ही रहते हैं और यदि किसी को उनसे बात करनी हो तो वो कार्यालय में मिल सकते हैं। मैं घर पे था, मेरे पास फोन पहुंचा कि हमारे मेंबर जो है वो धरने पे बैठे हैं, मैं आया है। तो उन्होंने कुछ ईओ साहब की शिकायत करी मुझसे। मैंने मौके पर ही ईओ साहब से बात करके, मेरे परिवार का मामला था, उधर ईओ साहब भी मेरे परिवार के हैं तो मेरे मेंबर भी मेरे परिवार के हैं, तो दोनों को मैंने बिठा के निपटारा करवा दिया और मौके पर बात खत्म करा दी। अलाव जसपुर नगर पालिका द्वारा लगभग 50-60 करोड़ रुपये प्रतिदिन चलाए जा रहे हैं। दूसरा है फोन नहीं उठाने का। अभी रात को 7-8-9 बजे ड्रिंक करके कुछ मेंबर फोन करते हैं तो उनका फोन रजिस्टर में कैसे उठाऊँ? 5 बजे के बाद जब ये ड्रिंक करके फ़ोन करते हैं कुछ मेंबर, तो मैं कैसे उठाऊँ फ़ोन इनका? मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है, खाली हुआ है, अब तक चलता है। तो वहीं मसूरी में नए साल पर मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने शहरवासियों को स्वच्छता की बड़ी सौगात दी है। नगर पालिका परिषद के घर घर कूड़ा उठाने के लिए शिवा संस्था से अनुबंध किया, जिसके बाद से वाहनों को पालिका अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और अधिशासित अधिकारी गौरव ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों का पूरा करते हुए पूर्व में कार्यरत 3 संस्थाओं को हटाकर अनुभवी संस्थाओं को जिम्मेदारी दी गई है। नई व्यवस्था के तहत सफाई कर्मियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार 500 प्रतिदिन वेतन मिलेगा। संस्था घर घर जाकर होटल और संस्थाओं से भी कूड़ा उठाएगी और नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों के साथ समन्वय के काम करेगी। फिलहाल कूड़े का निस्तारण देहरादून भेजकर किया जाए, जबकि भविष्य में मसूरी में ही इसको लेकर प्लांट का भी निस्तारण किया जाएगा। विगत कई समय से ये समस्या बनी हुई थी नगर पालिका मसूरी में कि जो हमारे पर्यावरण मित्र थे उन्हें माननीय मुख्यमंत्री घोषणा 2022 के क्रम में जो है 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय नहीं मिल पा रहा था। उसका मुख्य कारण ये था कि कीन के साथ जो पूर्व में अनुबंध हुआ था उसमें धनराशि तय कर दी गई थी और उसकी वजह से वो धनराशि निर्धारित होने के कारण वो एक्स्ट्रा जो फाइनेंशियल बर्डन कंपनी पर पड़ना था वो कंपनी नहीं दे पा रही थी। इसीलिए नगर पालिका द्वारा जो पुनः निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें देश भर की संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया और अंतिम चरण में जिस संस्था का चयन किया गया है, इसी संस्था द्वारा कुंभ जो मेला हुआ था विगत इलाहाबाद में, उसकी भी व्यवस्थाओं को देखा गया था। तो कंपनी के पास अच्छा एक्सपीरियंस है और हम यही उम्मीद करते हैं कि मसूरी शहर जो वैसे भी अपनी साफ सफाई के लिए जाना जाता है, उसको एक नया साफ सफाई में एक नया आयाम देने में ये कंपनी सहायक रहेगी। इसी के साथ साथ इस कंपनी के ऊपर भी प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए हैं जो निविदा की शर्त का पार्ट है। विभिन्न
कार्यों में कमी रहने पर 5,000, 10,000, 50,000 तक का जुर्माना संस्थान पे किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ जो यूजर चार्ज वसूलने का कार्य है वो भी कंपनी द्वारा ही किया जाएगा। और हमारा प्रयास यही है कि आने वाले समय में जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 होता है उसमें मसूरी की जो एक पूरे देश में पहचान है उसको बनाए रखा जा सके और उच्चतम पायदान पर हम मसूरी को ला सके। तो चुनाव के टाइम मैंने जो अपने घोषणा पत्र में डाला था और उसी आधार पे आज कीन को हटा करके एक नई संस्था आई है जो आज के बाद इस मसूरी शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को देखेगी। और दूसरा, जैसे मैंने चुनाव के टाइम में वादा किया था कि जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं जो जिनको 276 रुपये पर डे के हिसाब से मिल रहा था, आज से उनका भी मानदेय बढ़ जाएगा, लेकिन वो कंपनी के फुल टाइम वर्कर रहेंगे। और फुल टाइम वर्कर के साथ साथ उनकी जो 500 रुपये पर डे के हिसाब से जो उनको सैलरी मिलनी चाहिए थी वो उस हिसाब से उनको सैलरी भी मिलेगी। तो वहीं अभिनेत्री उर्मिला की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज मामलों को लेकर सहारनपुर स्थित उनके आवास पर पुलिस ने 2 नोटिस जब्त किए हैं और अब तक उर्मिला पुलिस के सामने पेश नहीं हुई हैं। पुलिस द्वारा 3 बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी तय समय पर उपस्थित न होने से प्रशासन सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। खबरों की माने तो यदि अगली तारीख तक पेशी नहीं होती है तो पुलिस कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेकर प्रतिक्रिया शुरू कर देगी और उर्मिला सनावर की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस के साथ साथ एसटीएफ को भी खोज में लगाया गया है और सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और उनके लोकेशन ट्रेस करने की भी कोशिश की जा रही है। मामला उस समय का है जब एक ऑडियो वायरल हुआ था और जिसके बाद से बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर के साथ उर्मिला का नाम जुड़ा था और इसके बाद से प्रदेश भर में ये मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने के आसार है। केंद्र की ओर से देहरादून समेत बता दें कि हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत जिले के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि पर्वतीय इलाकों में खासकर 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और आने वाले दिनों की बात करें तो 3 और 4 जनवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा और इसके अलावा यानी कि 5 जनवरी को एक बार फिर से मौसम बदलने की संभावना है और इसके बाद से 6 और 7 जनवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। उधर बृहस्पतिवार को मैदानी इलाकों में कोहरे छाए रहने से गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते दिन भर ठंड के लोगों ने परेशानी झेली है। तो वहीं हरिद्वार जिले के रुड़की में एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इस सड़क हादसे में एक बीजेपी नेता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता अमित सैनी अपनी कार से रुड़की से धनौरी की ओर जा रहे थे और जैसे ही वो रुड़की धनौरी मार्ग पर दोनों सड़कों के बीच पहुंचे तो उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सड़क हादसे में बीजेपी नेता की मौत। जानकारी के अनुसार बता दें कि 1 जनवरी गुरुवार को देर रात बीजेपी ओबीसी मोर्चे के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी अपनी कार से किसी काम से रुड़की पहुंचे थे और वहीं अमित सैनी रुड़की से अपने काम निपटाकर वापस घर लौट रहे थे और जैसे ही वो रुड़की धनौरी मार्ग पर 2 सड़कों के बीच पहुंचे तो उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। कार टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में बीजेपी नेता अमित सैनी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसा होने के बाद से रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने तत्काल ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद से पुलिस ने शव को कार से बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। अमित सैनी के परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी गई है। वहीं बीजेपी नेता की मौत की खबर मिलने के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक बयान इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में हलचल मचा रहा है
और ये बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए नया राजनीतिक संकट बनता हुआ भी नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस को सरकार पर तीखा हमला बोलने का मौका भी मिल गया है। मामला सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के शीतल खेल मंडल का है और यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान गिरधारी लाल साहू ने कथित तौर पर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मंत्री के पति एक अविवाहित कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लड़कियों की कोई कमी नहीं है और बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में शादी के लिए लड़कियां मिल जाती हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। हालांकि रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने बाद में वीडियो जारी करते हुए सफाई दी और उन्होंने अपने दोस्त के विवाह के बारे में बताया। साहू ने स्पष्ट किया है कि वो बहनों और बेटियों को देवी के समान सम्मान करते हैं और उनके मन में महिलाओं के प्रति कोई भी अपमानजनक भावना नहीं है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि यदि उनकी किसी बात से किसी भी व्यक्ति विशेषकर महिलाओं को भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वह हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। और इस प्रकरण के बाद से राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियां तेज हो गई हैं। एक और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है तो वहीं सत्तारूढ़ दल इसे बेवजह तूल दिए जाने का आरोप लगा रहा है। फिलहाल माफी के बाद भी ये मामला राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है। देशवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि धौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहाँ तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूँ बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूँ। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।